आगामी 27 में जब चुनाव आए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और उनके जो विपक्षी दल जितने भी हैं उनके कार्यों की फहरिस्त और भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के कार्यों के फहरिस्त जरूर मिलान करिएगा। अखिलेश यादव जी अखिलेश हम तो डरी बिछा के आए हैं। अखिलेश यादव जी ने ये भी लिखा है ना भाई, पूछी कौन बताओ भैया यूपी में गुंडा बदमाश कौन है। बिना वक्त गवाए, क्योंकि हमें पता है सर आपका बहुत कीमती वक्त है, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया हमें। तो सर जैसे कि आपके बारे में सब जानते ही हैं कि वकील से राजनीति तक का सफर आपने तय किया है और ऊपर वाले की कृपा रही है कि आज आप उप मुख्यमंत्री के रूप में हम सब के बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर ये सफर वकील से एक उप मुख्यमंत्री तक का आसान था, कठिन था, संघर्ष भरा था, कैसा था? बहुत अच्छा था, सबका आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा था और सबका आशीर्वाद मिला। कोई भी सामान्य व्यक्ति धीरे धीरे चल करके यहाँ तक पहुँचता है, तो थोड़ी स्पीड हमारी बहुत स्लो थी, हम धीरे धीरे चल करके यहाँ तक आए। देखिए आज जिस मौके पर, जिस मंच पर हम मौजूद हैं पाठक जी, आप भी जानते हैं कि जो शक्ति है, जो पावर है इंफॉर्मेशन की, सूचना की, वो डिजिटल मीडिया के पास है। अब तो हमारे देश में मोदी जी भी ऑरेंज इकोनॉमी और तमाम चीजों की बात करते हैं, लेकिन ऐसे में एक भ्रामक खबरों का दौर चलता है और जब चुनावी दौर चले तो आप लोगों का दिल की धड़कनें इससे भी बढ़ी रहती होंगी। दरअसल क्या है ना कि कौन सी खबर कैसे चले, क्या पता। पहले क्या था ना, जर्नलिज्म कलम से चलता था, कागज से चलता था, फिर धीरे धीरे टेलीविजन आया, माइक आया, कैमरा आया। अब तो जितने लोग बैठे सब पत्रकार हैं, सड़क पे जितनी पब्लिक है सब पत्रकार है। आपको जो फुटेज मिलता है एक्सीडेंट का या किसी की कोई क्राइम का, वो कहां से मिलता है? आप अगर सड़क पे कुछ अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो एथिक्स के खिलाफ है, वीडियो बन जाएगा। सबके हाथ में मोबाइल, सारे पत्रकार हैं। तो आपको सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। और जो ऐसा उपेंद्र जी ने कहा था, फेक न्यूज़ आते हैं, लेकिन उसको चैलेंज है हम लोगों के सामने। और हर एक्टिविटी जो आधुनिकता के साथ जुड़ी है उसमें चैलेंजेस तो बहुत अधिक है, लेकिन उसके फायदे भी अधिक है। अभी क्या है, अभी आप यहाँ काम कर रहे हैं, अगर प्रिंट में होते तो सर्कुलेशन जितना होता उतने तक जाते, चाय या पान की दुकान होता तो 50 आदमी अतिरिक्त पढ़ लेते। अब यहाँ बैठे हैं, अमेरिका में भी आपका चैनल देखा जा रहा है, तो इसके फायदे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आधुनिकता है, जो साइंस है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी, उसका हमें उपयोग करना चाहिए और इसकी बगैर चिंता किए। मैं साफ कहता हूं, यदि आप गलत नहीं होंगे तो फेक न्यूज टिक नहीं पाएगी। और जो फेक न्यूज चलाता है वो खुद ही मारे शर्म के गड़ा जा रहा है। जो फेक न्यूज वाले, हमें कई बार आमना सामना होता है, लेकिन जब आंखें मिलती है तो खुद ही शर्म के मारे गड़ जाते हैं। बताइए उपेंद्र भैया। और देखिए हमारे वो कहाँ गए, वो यशवंत जी से बड़ा कौन जानता, सब जानते कैसे क्या गड़बड़ होता है। तो ये सारे लोग सब जानते हैं और वो गाना नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है। सच्चाई अच्छाई सबको पता है, इसको आप बना नहीं सकते। जो परसेप्शन है ना वो एक एक आदमी बनाता है। तो न्यूज के सहारे आप अपना परसेप्शन बदल नहीं सकते। हाँ, नुकसान हो सकता है, लेकिन समय रहते सब भरपाई हो जाती है। तो नरेंद्र मोदी सर ने भी सर इसको लेकर कड़ा रुख अपनाया है, तो अब आगे भविष्य में ऐसा ना हो, इसे रोकने के लिए क्या तरीके उठाए जाने चाहिए? कानून बनते हैं और कानून जैसे 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 एक परिभाषा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसे ये परिभाषा तो इकोनॉमिक्स की है। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती कानून बनते जाते हैं, और आवश्यकता होगी तो कानून बनेगा। अभी कानून है भी और कड़े कानून बनेंगे, लेकिन ये जनता के हित के लिए होना चाहिए जो भी कानून बने। बिल्कुल। अब तो देखिए ना कि मतलब कहाँ रुक के कौन कहाँ चाय पी रहा है और चाय किस पतीली में बन रही है, ये यूट्यूब का ही तो कमाल है। अब क्या है ना, चाय पीते हैं जैसे जितना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युग में डिजिटल हो गए हैं, तो कोई चीज छुपा नहीं है। ये हमारा जो मोबाइल है, ये बगल में रखा है, हाँ। ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र है। क्या बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। एजुकेशन मिनिस्टर को दिक्कत होना चाहिए। टीसी जितने लोग बैठे हैं ना, अभी क्या चरित्र प्रमाण पत्र क्या है? हमने किससे बात किया है, किसको मैसेज भेजा है, हम कहाँ गए हैं, बगैर कहे हम डिजिटल डाटा तैयार कर रहे हैं। अगर कोई चाहेगा तो देख लेगा हमने किससे बात किया है और कहाँ गए हैं, कितने लोगों से संपर्क किया है, एक जगह कितने लोग इकट्ठा थे, जितने लोग एक टावर में हैं, माना जाएगा इसी कमरे में इतने लोग इकट्ठा थे। ये तो डाटा है, हम नकार नहीं सकते। तो ये हमारा चरित्र प्रमाण पत्र तो है।
अगर इसमें हम किसी ऐसे अड्डे पे जाते हैं जहां गैर कानूनी काम होता है, वो भी सबके सामने है। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। जैसे आईना है ना, कांच, पारदर्शी कांच की तरह हमारी जिंदगी हो गई है। अब वो रास्ता चला गया कि गंगा किनारे चले गए, वहां नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, झोपड़ी में 45 दिन रुक गए, अब कोई झोपड़ी नहीं है, सब दिख रही है। जहां जाओगे आपका आंकड़ा है हमारे पास। बिल्कुल सर, आपको ब्रजेश पाठक के साथ साथ उर्फ लगा करके नायक भी कहा जाता है। और नायक किस लिए कहा जाता है कि आप अचानक से बिना बताए कहीं भी पहुंच जाते हैं मुआयना करने के लिए। तो ऐसे में कोई ऐसा क्या अनुभव है, मैं बताऊं निदा जी, जो मेरा मानना है कि जो किसान अपनी खेती पर नहीं जाता है उसको देखने के लिए, तो वो किसानी नहीं कर सकता, उसकी खेती में क्या होने वाला पता नहीं चलेगा। तो फाइलों के जंजाल से हम निकल गए। हमने अपने अधिकारियों से कहा हमको सभी अस्पतालों में दवाइयां चाहिए, चिकित्सक चाहिए, पैरामेडिकल चाहिए, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए टीचर्स चाहिए, प्रोग्राम समय से हो, यूनिवर्सिटी समय से इम्तिहान कराए। हम फिजिकल विजिट करेंगे। प्रतिदिन 4-5 अस्पतालों में जाता हूं, कुछ मीडिया में आता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन मैंने अपनी दिनचर्या में शामिल किया है कि हर दिन हम कोई काम अस्पताल में जाकर मरीजों का सेटिस्फेक्शन की जांच करेंगे हम, और हम जाते हैं। कोई ऐसा अनुभव कभी आपके सामने आया जिसने आपको अंदर तक हिला दिया हो? अच्छे अधिक आए हैं, खराब कम आए हैं। तब यानी पहले से सूचना पहुंच जाती है, आप आ रहे हैं? नहीं, हेल्थ की आप ही जाइए, अचानक जाइए। हेल्थ को आप 17 से पहले का फुटेज निकालिए या आपके पास स्टिल फोटो निकालिए और आज का देखिए, बहुत परिवर्तन नजर आएगा। अस्पताल में आपको चिकित्सक नजर आएंगे, दवाइयां उपलब्ध हैं और सब कुछ साफ सुथरा मिलेगा। हम सब कुछ नहीं कहते हैं कि 100% चेंज हो चुका है, लेकिन हम सुधारात्मक कदम बढ़ा चुके हैं। और आप सोचिए, 75 जिलों में पहले डायलिसिस नहीं थी। अगर कोई किडनी का मरीज है तो कानपुर, लखनऊ, बड़े शहरों में भागता था। 75 जिलों में डायलिसिस होती है। हर जिलों में 10-10 बेड है। सभी जिलों में सीटी स्कैन होता है। पहले सब जिलों में सीटी स्कैन नहीं था। MRI के लिए हम सभी जिलों में आगे जा रहे हैं। तो ऐसे करके हम तेजी के साथ हेल्थ की जो गुणवत्ता है उसे सुधार रहे हैं। इस देश में अभी तक टर्सरी केयर की चर्चा होती थी। टर्सरी केयर का मतलब यह है कि अगर आपका किडनी खराब हुआ तो किडनी के इलाज मिल जाएगा, हार्ट खराब हुआ तो हार्ट का इलाज मिल जाएगा। कभी कभी देखते होंगे कि एक्सीडेंटल केसेज में युवा और बुजुर्गों को कहा जाता है अब तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। तो मल्टी ऑर्गन का मतलब अब आप भैया घर जाओ, मरीज की सेवा करो, अब इसका कोई इलाज नहीं बचा है। हमने मल्टी ऑर्गन फेलियर केसेज में क्वार्टरली केयर को प्रारंभ किया है और बजटीय प्रावधान करते हुए PGI को नोडल बनाया है। यदि कोई मरीज OT में गया और उसका हार्ट फेलियर हुआ है और किडनी वही काम करना बंद कर दे, दिमाग काम करना बंद कर दे, लीवर काम करना, तो एक साथ सभी इलाज हो, ऐसा हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के PGI में आ रहे हैं। 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, पैसे आवंटित कर दिए गए हैं, काम शुरू है। अभी दुनिया के अन्य राष्ट्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक भ्रमण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और हम शीघ्र इसको शुरू करने वाले हैं। पाठक जी, इतना अच्छा लग रहा है ये सब आप बता रहे हैं कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है, इतनी सारी चीजें, ये सब कुछ सुन के लग रहा है कि हाँ, स्वास्थ्य मंत्री के एजेंडे में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन जब कभी भी आप जिस इकोनॉमी और जिस गूगल की बात कर रहे हैं ना, वो बाबा पे नाम डालने पे आपके नाम पे ही जो मुद्दे आते हैं, ब्राह्मण, मुसलमान, लिट्टी चोखा भोज, इसके बाद चाय, कौन कहाँ पिया, यही सारी चीजें आते हैं। आपके इतने अच्छे काम के बीच में ये नरेशन कैसे सेट हो गया है कि ब्राह्मण नेता? इतने लोग बैठे ना, ये मनुष्य का दिमाग चलता ही रहता है, दिमाग ऑफ नहीं होता। कभी रात में सोते हैं तो भी कई लोग सिनेमा देखते हैं, पूछिए नींद नहीं आती, इधर कुछ आ रहा, उपेंद्र जी से पूछिए, इधर कुछ चल रहा, उधर कुछ चल रहा, एंटीना लगातार काम करता रहता है। तो ये मानव जीवन की व्यवस्थाएं, इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अपना एम और चरित्र एक तरफ रखिए और सोचते रहिए सोसाइटी कैसे बेहतर होगी, बाकी टेंशन मत लीजिए। एग्जाम की टेंशन, ये इम्तिहान, अरे आप सोचो चैनल कैसे चलेगा, रोजी आपका जो है जो कोई न कोई कर्मचारी इधर उधर हो जाता, परेशानी होती है, तो रोज सिस्टम ऐसे चलता है। आपको जैसे रानी पे वैसे आपके यहाँ नहीं सर, उत्तर प्रदेश की हम बात करें यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश को हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सारी बातें यहाँ पर हो रही है, तो देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए आपकी 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या है? हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल पाए। अभी हमारे पास 11 जिले बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज हम खोलने जाने की प्रक्रिया में है। दूसरा, टर्सरी केयर की सुविधाएं सभी जिलों में उपलब्ध हों,
जैसी लखनऊ में ऐसी उपलब्ध हो। और तीसरी सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं। तो कैंसर रोगियों के लिए 18 मंडल में, प्रदेश के सभी मंडलों में हम कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं और 67 जिलों में जहां कैंसर पेशेंट्स अधिक है हम कैंसर डे केयर सेंटर बनाने का काम कर दिए हैं। अभी शीघ्र उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम कराएंगे। बहुत बढ़िया। अब ये बहुत वाजिब सवाल है कि पहले विधानसभा से दूसरी आखिरी विधानसभा अगर हम बात कर लें, इस बीच में जब चुनाव आएगा वहां की जनता, आप देखिए विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, 10 साल में सबकी यादों पे धूल जम चुकी है। अब तो आप ही लोग 10 साल से 9 साल से याद है। तो अब अगले चुनाव में जनता क्या सोच करके आपको कहे भैया जिता देंगे हम? एक काम करो, आप जो फिल्म अभी दिखाए थे ना तहलका का, बहुत तेज म्यूजिक था, ऐसा 17 से अब तक का पूरा डिटेल आपके पास है, निकाल लो और उनका 4 बार का तुलनात्मक अध्ययन करो। आज उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 4 लेन से हमने जोड़ने में सफलता हासिल की है। देश के 55% एक्सप्रेसवे हमारे पास है। सभी जिलों में राउंड द क्लॉक बिजली मिल रही है। अस्पतालों में समुचित दवाइयां, चिकित्सक उपलब्ध है, लगातार सुधार जारी है। इसके अलावा औद्योगिकीकरण हुआ है, बड़ी संख्या में उद्योग लगे हैं और सबसे बड़ी चुनौती लाइन ऑर्डर। कोई गुंडा बदमाश माफिया जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है एक भी यूपी में नहीं है। पहले आपको पता है, पहले जो संगठित माफिया गिरोह थे 18-20 कम से कम सूची दिखती थी, एक भी अब नहीं है। ये जो छोटे मोटे बदमाश हैं उनकी भी लुप प्लेयर है, यूपी में काम करना रहना मुश्किल है, निकल लिए हैं सब। और सुनो, ठीक है सर, जाते और सुनो मैं बता दूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप पब्लिक से पूछिए कि गुंडे बदमाश यूपी में है कि नहीं, पूछिए जरा किसी अवधि में पूछना पड़ेगा ना भाई, पूछिए क्यों नहीं बताओ भैया यूपी में गुंडा बदमाश कौन है, क्यों नहीं बता पाई? अखिलेश यादव कहत रहले कि आप हवलदार रहली, अखिलेश यादव जी चौकीदार रहली। अखिलेश हम तो दरी बिछा के आए हैं। अखिलेश यादव जी ने यह भी लिखा है, हम तो गरीब आदमी के बच्चे थे, किसान के, हम तो दरी बिछा के यहाँ तक गए किए हैं। हमारे पिताजी थोड़ी राजा थे। ठीक है सर, अगर जाते हम जाते चौकीदारी भी करते थे, इसमें क्या बुरा है? क्या चौकीदार यहाँ जो गार्ड खड़ा है, ये जो खड़ा देखो, ये गार्ड है ना, क्या यहाँ बैठ नहीं सकता? मेहनत करेगा यहाँ जाएगा? बिल्कुल, बेशक कि राजा का बेटा ही राजा पैदा होगा? नहीं, ये तो गलत है ना। सबसे पीछे जो चाय पिला रहा आपके यहाँ, ये कैमरामैन है, क्या यहाँ नहीं बैठ सकता? मेहनत करेगा आ जाएगा? बिल्कुल सर। कि दिन भर वही फोटो दूसरे की दिखाएगा, अपनी फोटो भी दिखाना चाहता है। जिता दिए तो क्या देंगे अवधि में, समझाइए हमें। जिता दिए तो क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना। आज उत्तर प्रदेश में डिजिटली आंकड़ा देखिए, वो यूपी गवर्नमेंट नहीं बनाती, हम प्रति व्यक्ति आय हमारी 3 गुनी हो चुकी है। हमने बजट को 3 गुना किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार है। लाइन ऑर्डर नंबर 1 पर है। सभी उद्योगपति चाहते हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की जगह मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है डिफेंस सेक्टर में ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के छक्के छुड़ाती है। मौलाना रोते हुए मिलते हैं कि हमारा पूरा घर नाश हो गया, ये लखनऊ की बनी मिसाइल है। यदि भारत माता के बेटों पर कोई बुरी नजर डालेगा तो लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल उनके छक्के छुड़ाने का काम करती है। ठीक है सर। सर जाते जाते बस एक आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगी कि यहाँ लखनऊ की जनता भी है और ये तहलका का मंच है, तो जाते जाते इस तहलका के मंच से आप यूपी की जनता को कोई एक वादा जो करना चाहेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हम बाजार कुछ जाते हैं सामान लेने के लिए तो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कम पैसे में बेहतर सामान कौन सा मिलेगा। यहां प्रदेश के तस्वीर और तदबीर को मेंटेन ही नहीं रखना आगे बढ़ाने का सवाल है। आगामी 27 में जब चुनाव आए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और उनके जो विपक्षी दल जितने भी हैं उनके कार्यों की फहरिस्त और भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के कार्यों के फहरिस्त जरूर मिलान करिएगा। मिलान करने में आप पाएंगे उत्तर प्रदेश में 17 से 26 में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ा है। आप दिल्ली जाते थे, कलकत्ता जाते थे, बंबई जाते थे, उत्तर प्रदेश के बारे में वो सम्मान नहीं पाते थे। आज उत्तर प्रदेश से जो भी लोग बाहर जा रहे हैं उनका सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लगातार उत्तर प्रदेश के जनता के हित के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के युवा आगे बढ़े, युवाओं को हम ताकत देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि युवा अब रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बढ़े। इसलिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है। युवाओं को ट्रेनिंग दे करके बगैर गारंटी के उनको ऋण उपलब्ध करा करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। तहलका मच जाए यानी अगली बार 27 में एकदम चौकस बा और सज्जी लोग
जाति धर्म संप्रदाय छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के संगे रही हैं। हम यही निवेदन कर पानी। बहुत बहुत धन्यवाद।